बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मज़र नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZDK वॉइस ऑफ पीस ज़फ़र शेख के साथ। और इस प्रोग्राम का मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि हम अपने पैगाम को, अपने मेहमान की बातों को, उनके तजर्बात को आप तक पहुँचाएँ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी बातें या जो भी तजर्बात हों वो अमन के लिए हों। इसलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम यूट्यूब चैनल पे ZDK वॉइस ऑफ पीस रखा गया है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही मोहतरम प्रोमिनेंट गेस्ट अब्बास रज़वी साहब मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। और हम इनके तजर्बात सियासी हवाले से, समाजी हवाले से और एज़ ए इंसानियत हम ये हासिल करना चाहते हैं और इन तजर्बात को आप लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं। तो अब्बास रज़वी साहब, हम आपको ZDK वॉइस ऑफ पीस पे खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और अपने तजर्बात से हमें महसूस भी करेंगे। और सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में ये होगा कि पाकिस्तान से आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सारी बातें और तजर्बात हमारे देखने और सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जुमला नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करना चाहूँगा और उसके साथ ज़फ़र साहब आपका शुक्रिया कि आपके तवज्जुह से मुझे बहुत सारे लोगों से मुतारफ़ होने की या समझे बात करने का मुझे मौका मिला। आपका सवाल, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पैदाइश कोयटा में हुई थी और मेरी तालीम जो है, इब्तदाई तालीम समझें, बल्कि जितनी तालीम मैंने पाकिस्तान से हासिल की वो सारी कोयटा से मुझे मिली। उसके बाद मुझे ख़्याल हुआ कि मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं यूरोप जाऊं। तो पहली मैंने जो कोशिश की वो मैंने जर्मनी के लिए कोशिश की थी। मैं जर्मनी गया और वहाँ पर जाकर मैंने अपनी हतुल मुमकिन जितनी कोशिश, हतुल मदा मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की कि मुझे ऐसा एक मौका मिल जाए। जर्मनी में उसको प्रैक्टिकांट वीज़ुम कहते थे, मतलब प्रैक्टिकल वीज़ा। उसमें ये था कि आप कुछ घंटे, 4 घंटे रोज़ाना काम करके उसके साथ अपनी वहाँ पर हायर एजुकेशन भी हासिल कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से उन्हीं दिनों में उन्होंने ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के लिए जो है प्रैक्टिकांट वीज़ा जो था उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है। तो मैंने अपने सही कोशिश की कि हो सकता है कोई ऐसी सबील निकल आए कि मैं किसी तरीके से सेट हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो उसके बाद मैं वहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर मैं वापस चला गया पाकिस्तान। और वहाँ पर मैं BSc का स्टूडेंट था, तो मैंने अपनी स्टडीज़ को जो है रीजॉइन कर लिया। तो पता चला कि मुझे अगरचे एक सेमेस्टर में पीछे चला गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोबारा दाखिला मिल गया। तो मैंने BSc के फ़ाइनल एग्ज़ाम का ज़माना आ रहा था, तो मुझे पता चला, मेरे एक फ्रेंड थे वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे पता चला था कि तुम जर्मनी गए थे, वहाँ पर तुमने कोशिश की कि तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए मौका मिले, लेकिन वहाँ पर हालात नामुसाद थे। मेरा ख़्याल है तुम डेनमार्क जाओ, क्योंकि मैं डेनमार्क में रहकर आया हूँ और वहाँ पर इस किस्म के स्टडीज़ के लिए और ये काम के लिए वहाँ पर मौके अच्छे हैं। तो फिर मैंने पाकिस्तान से रख्त सफ़र बांधा और मैं डेनमार्क आया। और डेनमार्क में आकर जो है मैंने पहले दिन से कोशिश की कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ उसके लिए मैं काम करना शुरू कर दूँ। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बहुत सारी मुश्किलात हैं। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अब्बास रज़वी साहब पढ़ाई से पहले लड़कपन जिसको कहते हैं उसमें थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा कि उसमें आपने वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ की और पाकिस्तान में कोयटा में आपने कैसा वक्त गुजारा। अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछें तो कोयटा में लड़कपन जो है वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि कोयटा में एक पठान कल्चर है। जी। और वहाँ पर अपने आप को मनवाना पड़ता है। आप ये नहीं कि बाहर निकले तो उसके बाद जो है आपकी लोगों ने जो बात की, आपने जो बात की उन्होंने कबूल कर ली, या वाइस वर्सा उन्होंने जो बात की। वहाँ पर कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो जितना कोई बंदा मतलब ज़ोर वाला था उसी की चलती थी। अच्छा। तो बचपन में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए। उसके बाद जब जवानी में कदम रखा तो फिर यही था कि आपको पता है हर एक शख्स अपने
तस्वर में, अपनी इमेजिनेशन में वो हीरो हुआ करता है, होता था। मैं भी अपने बाल वगैरह बनाकर और कोशिश करता था कि मुझे, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे फिल्मों में काम करने के लिए चांस अच्छा, मिल इसमें जाए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वाक़ई ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी शख्सियत अभी बड़ी पुरकशिश है, तो जवानी में या लड़कपन में तो फिर आप क्या बात है। मैं आपको मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। कोयटा में जो है ना कोई फ़िल्म स्टूडियो था, ना वहाँ पर इस किस्म की कोई एक्टिविटी थी। तो मेरी वालदा जो थी उनका ताल्लुक़ लाहौर से था। अच्छा। तो वो मुझे जब लाहौर भेजती थी तो अमूमन वो अपने रिश्तेदारों को कहती थी कि इसको किसी फ़िल्म स्टूडियो के करीब ना जाने देना। अच्छा। क्योंकि वो हो सकता है माँ समझती हो मेरा पुत्र बड़ा सोहना है, तो ऐसे ना हो ये फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए और उसके बाद ये हमारे हाथ से भी जाता रहे। तो मैं लाहौर गया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला वहाँ पर किसी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में कदम रखने का, जिसके लिए मैं आज खुश हूँ। अच्छी बात है। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता तो फिर मैंने जो मेरी ज़िंदगी के आला जो मकासद थे, मैं शायद उसमें कामयाब ना होता। अच्छा। अच्छा अब्बास साहब, आप आते हैं डेनमार्क में, जैसा आपने फरमाया कि फिर आपको मशवरा दिया गया कि डेनमार्क में आप आएँ। यहाँ आप जब आए तो यहाँ आकर ज़ाहिर है अपने कम्युनिटी से भी, यहाँ के लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ, तो कैसा महसूस किया उस दौर के हवाले से बताएँ? आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। आप मेरा ख़्याल है उस वक्त आए जब यहाँ पर कोई कम्युनिटी थी। जब मैं आया हूँ तो उस वक्त यहाँ पर हमारी कोई कम्युनिटी नहीं थी। ठीक है। मेरा ख़्याल है कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, हम कोयटा के कुछ नौजवान लड़के थे और एक से एक खूबसूरत वो बुलंद क़ामत, और ये वो भी मतलब इसी में कहीं कोई एक जगह लेकर के कमरे में वहाँ पर वो रहते भी थे, और वहीं से उन्होंने, लेकिन मेरी चूँकि प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, तो मैं मतलब उस किस्म के मामलात में नहीं घुसा। मैंने कोशिश की पहले से फ्रॉम डे वन कि मुझे पता चले यहाँ पर स्टडीज़ कैसे होती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ, चूँकि मुझे मौका मिला जर्मनी में रहने का, तो मैंने वहाँ पर बड़ी जल्दी ज़ुबान पिक कर ली। अच्छा। तो मुझे ये गलतफ़हमी थी कि डेनमार्क में मेरे लिए बड़े चांसेस होंगे। मैं इंग्लिश भी बोल लेता था और जर्मन भी मैं मतलब अच्छी खासी बोल लेता था उस ज़माने में, तो मेरे लिए स्टडीज़ के लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब कहते हैं कि हकीकत मुझ पर आश्कारा हुई, तो पता चला कि यहाँ पर स्टडीज़ जितनी उस ज़माने में जो थी, वो A to Z सारी की सारी डेनिश में थी। अच्छा। और अगर आपकी कोई सिलेबस की कोई बुक अगर इंग्लिश या जर्मन ज़ुबान में थी भी, तो जो लेक्चरिंग होती थी वो डेनिश ज़ुबान में होती थी। तो फिर सबसे पहले तो मुझे ये था कि मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, और उस ज़माने में इनको यहाँ पर लेबर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे वीज़ा दे दिया। ठीक है। तो मैंने मेहनत मजदूरी शुरू की, और उसके बाद मेरा एक मुतमईन नज़र ये रहा कि मैं ज़ुबान सीखूं, ताकि ज़ुबान मेरा ज़रिया बने मेरी एजुकेशन की जो है ना, मतलब सीढ़ी के ऊपर मुझे चढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने साथ साथ ज़ुबान पढ़ना शुरू कर दी, और ज़ुबान से मेरी काफ़ी जो है समझें कि उस पर मेरी दस्तरस भी हो गई। तो मुझे किसी ने कहा, मैं फैक्ट्रियों वगैरह में जैसे आपसे बताया मजदूरी किया करता था जी। तो एक ख़ातून मुझे मिली, तो उन्होंने मुझसे बात की, पहले डेनिश में की, फिर वो जर्मन में भी बात करती रहीं, फिर डेनिश में भी बात करती रहीं। तो मुझे कहती हैं कि तुम अच्छे खासे टैलेंटेड हो, तो तुम यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है मतलब टीचिंग की, तो मैं कैसे यहाँ पर पढ़ाऊँगा? तो उन्होंने कहा यहाँ पर बतौर सब्स्टिट्यूट, जिसको विका कहते हैं, उसकी ज़रूरत रहती है। तो आप अपने घर के करीब कोई भी जो फॉल्क स्कूल, जो पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर जाएं और अपना मतलब उनको बताएं कि आप क्या पढ़े हुए हैं और क्या पढ़ा सकते हैं। बहरहाल मैं डरता डरता गया एक स्कूल में, जाकर कहा कि जी ऐसे मुझे बतौर सब्स्टिट्यूट टीचर की जो है मुझे मुलाजमत चाहिए, और मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, और उसके अलावा थोड़ी बहुत फ़िज़िक्स वगैरह भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं जब बीएससी में पढ़ता था तो अप्लाइड फ़िज़िक्स मेरा मजमून हुआ करता था। तो यहाँ पर शेलेंस के स्कूल है, उसमें मुझे बतौर विका जॉब मिला। अच्छा। तो जब वहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू किया, ये किस दौर की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 71-72 की। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो पहले तो मैंने बताया ना कि मैं 69 के एंड में आया था, तो पहले तो मतलब मेरे जो है 1.5-2 साल वो मजदूरी में गुजरे। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर जो है ना बतौर विका या बतौर सब्स्टिट्यूट काम करने का मुझे जब मौका मिला, तो वहाँ पर एक जो हमारी चीफ़ हुआ करती थी, वो मुझे कहने लगी कि तुमसे बच्चे बड़े खुश हैं और तुम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, तो कभी तुमने कंसिडर किया है कि तुम टीचर बन जाओ? मैंने कहा कंसिडर तो नहीं किया, लेकिन मुझे ये जॉब अच्छा लगता है।
तो कहने लगी कि यहाँ पर जो है ना पढ़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर उस उसको लिया सेमिनारियम कहते थे, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर 4 साल 3.5-4 साल का कोर्स होता है, आप उसमें दाखिला लें और जब आप वहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप जो है ना क्वालिफाइड टीचर होंगे। तो मैंने कहा फिर मेरी जो है मतलब इस दौरान मेरी मुआशी हालत कैसी रहेगी, मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर या 1-2 स्कूलों के साथ मिलकर हम आपको बतौर एक परमानेंट जो है ना मतलब सब्स्टिट्यूट टीचर रख लेंगे। ठीक है। वो ओस विखा उसको कहते हैं डेनिश में, और उसका ये होता है कि आपका एक टाइम टेबल होता है और आपको उतने घंटे पढ़ाना होता है। तो इस तरीके से मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर मैंने यहाँ पर जो है ये KDAS है, उसको क्यों ना उस्ताओ आफ्टर सेमिनार में कहते हैं, वहाँ से मैंने टीचिंग का कोर्स किया 4 साल के बाद। और इस तरीके से मतलब मेरी ज़िंदगी का जो है ना प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो एक खातून जो थी वो खुशकिस्मत, अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा कुछ होता है कि आपका एक कह लें कि एक हद तक पैशन था ये टीचिंग का भी, वो भी पूरा और हुआ, और उसके बाद परमानेंट आप। अच्छा, इसके बाद अभी ये तो प्रोफेशनल आपकी लाइफ हुई जिसके हवाले से आपने बताया। उसके बाद एक होता है इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ एक समाजी लाइफ के हवाले से या सियासत के हवाले से, इस हवाले से ज़रा बताएं कि ये स्टेप आपने कब लिया और ये किस दौर की बात है? अच्छा, मैं गुज़श्ता जो गुफ्तगू जो थी उसको थोड़ा सा मुकम्मल कर दूँ। ठीक है। अगरचे मैंने तालीम हासिल की जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मेरी तशनगी जो थी वो मतलब पूरी नहीं हुई। तो टीचर की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता रहा। अच्छा। तो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आता था कि इस दुनिया को किस तरीके से चलाया जाता है। तो अचानक मेरे ऊपर एक चीज़ आश्कार हुई कि मनी मेक्स मेयर गो, कि पैसा जो है वो सारी दुनिया को चलाता है। ठीक है। तो ज़ाहिर है कि मैं मतलब कभी भी पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कीन नहीं रहा। मुझे ये ख्वाहिश नहीं रही कि मैं बहुत अमीर हूँ या मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन मैं चाहता था कि मैं मतलब मेरे पास कोई ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिले कि वहाँ से मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। ठीक है। तो एक दफ़ा मुझे अचानक एक यहाँ पर प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो जब अभी इब्तदाई हम जो कलमाती एक दूसरे से कह रहे थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि कभी तुमने कंसिडर किया है कि तुम सियासत में भी आओ? अच्छा। मैंने कहा सियासत और मैं, नो वे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं देखो मैं फ़ैरो आइलैंड से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको फ़ैरो कहते हैं, और मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी ज़ुबान में अभी तक एक्सेंट जो है ना मेरी फ़ैरोश मतलब उसका लैंग्वेज का है। तो मैंने एक दफ़ा डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने 2 मिनट के बाद कह दिया कि पता नहीं कौन लगा, मुझे इसकी बात समझ नहीं आती, कोई गैर मुल्की है। तो उसने वो फ़ोन अपनी सेक्रेटरी को दे दिया था। तो कहने लगा मेरा ये तस्वर है, मेरा ये जहन कहता है कि मुझसे ज़्यादा दुश्वारियाँ तो तुम्हारी कम्युनिटी को पड़ती होंगी। तो मैंने कहा वो तो है, मैं कोशिश करता हूँ अपने तौर पर जहाँ पर भी मुझे मौका मिले किसी की मदद कर देता हूँ। किसी ने लेटर लिखवाना होता है, किसी ने कोई कंप्लेंट जमा करवानी होती है, किसी के ऑफिस में जाकर वहाँ पर जो है उसके केस को आगे बढ़ाना होता है, तो मैं वॉलंटियरली ये काम करता था सोशल। तो उन्होंने कहा अगर तुम सियासत में आ जाओ तो फिर ये होगा कि तुम्हारे पास एक वास्ट प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तुम वहाँ पर जो है ना तुम्हारी बात भी ज़्यादा वज़नदार हो जाएगी और तुम वहाँ पर जो है इज्तिमाई तौर पर काम कर सकोगे। तो इस तरीके से मैं सियासत में आया और मैंने 1998 में पहली दफ़ा मैं यहाँ की पार्लियामेंट के लिए खड़ा हुआ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि अगर इस इलेक्शन में मेरे नाम पर 2 वोट ना हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है, एक मेरा होना चाहिए और एक तुम्हारा, और अगर एक ही वोट हुआ ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब वो उसके इलेक्शंस के जब नताज आए सामने तो मुझे पता चला कि मुझे 998 पर्सनल वोट मिले हैं। तो यकीन जानिए कि मैं तो अव्वल सबसे पहले सजदे में पड़ गया कि खुदावंद करीम, ये तइज़्ज़ो मंतशा और तज़िल्लो मंतशा, ये तेरी मेहरबानी है कि मतलब लोगों ने मुझे इतना मुझ पर ट्रस्ट शो किया है। और उसमें ये सिर्फ नहीं कि मेरी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुझे वोट दिया हो, बहुत सारे डेंस ने मुझे वोट दिया। उनका कहने का मकसद था कि तुम्हारे जैसे बंदे की ज़रूरत है ताकि हमारी जो है यहाँ पर सियासत भी डिवर्सिफाइड हो और लोग जो है उसके अंदर जो है जो इमिग्रेंट्स हैं उनका भी हिस्सा हो।
ठीक है। तो वहाँ से फिर मेरी सियासत का जो है ना समझे काफ़िला चला, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस मनाजिल पर भी हम पहुँचे कि मुझे रीजन में 3 दफ़ा कंसेक्टिवली मुझे मौका मिला। 12 साल मैंने रीजन में बतौर बोर्ड मेंबर जो काम किया वहाँ पर। उसके बाद मुझे 2007 में एक दफ़ा बतौर सब्स्टिट्यूट मेंबर यहाँ की पार्लियामेंट में भी बैठने का मौका मिला। वो चाहे एक छोटे से मुख्तसर मुद्दत के लिए था, लेकिन मुझे मौका मिला और पता चला कि कानून साज असम्बली किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं 2019 में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोबारा बतौर सब्स्टिट्यूट मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मुझे इलेक्ट किया गया है। तो ये मैं बताता जाऊँ, ये हमें उस वक्त बुलाया जाता है जबकि हमारे अपने मेंबर जो हैं छुट्टियों पर जाएं या बीमार हो जाएं, तो उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट को जो बुलाया जाता है, तो मैं वो मेंबर हूँ। अच्छा जी। तो अब्बास साहब, कैसे तजर्बात हुए ये सारे अदवार में, प्रोफेशनल लाइफ भी और सियासी लाइफ के हवाले से अगर पूछूं? देखें, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव जो है ना वो आते रहते हैं। कभी भी ज़िंदगी एक यकसा रफ्तार से जो है सफ़र नहीं करती, और ज़िंदगी जो है ना एक समझे पहाड़ी सफ़र भी है और मैदानी सफ़र भी है। जी। जब मैंने शुरू में सियासत में हिस्सा लिया तो उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस्लामोफोबिया टाइप जो है चीज़ उस ज़माने में इतनी जो है ना राज नहीं थी। मैं कहीं पर जाऊं लोग मेरी बात सुनते थे। मुझे कहीं पर जाकर सबसे पहले ये डिनाउंस नहीं करना पड़ता था कि मुसलमान ऐसे न, इस्लाम ये है या वो। मैं जाकर जहाँ पर भी बात करता था लोग मुझको बतौर अब्बास रज़वी मेरी बात सुनते थे। आजकल की जो सियासी फ़िज़ा है उसमें पहले तो आप ये साबित करें कि जी आप टेररिस्ट नहीं हैं, कि आप फ़लानी चीज़ से डिस्टेंस करें, आप फ़लानी चीज़ से दूरी इख्तियार करें। आप कहें ये जो फ्रांस में जो कुछ हुआ इससे मैं दूरी इख्तियार करता हूँ। तो यहाँ पर आजकल जो है वो सियासी एक तो फ़िज़ा भी काफ़ी मकदर हो गई है, और प्लस ये भी है कि इस्लामोफोबिया बहुत फैल गया है। अच्छा, उस ज़माने में ये था कि अगर आप मतलब किसी जस्ट कॉज के लिए काम करते हैं तो आपको कामयाबी आसानी से मिल जाती थी। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट में बैठा 2007 में, तो मैं चाह रहा था कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनके स्कॉलरशिप में उस ज़माने में डिविएशन थी। एक किस्म के स्कॉलरशिप जो है एक कॉलेज में ज़्यादा मिलते थे, दूसरे में कम मिलते थे। तो मैंने कहा कि उनमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और सबको बराबर मिलने चाहिए। मुझे एक हफ़्ता वहाँ पर जो है ना उसके लिए मैंने काम किया, तो उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। अच्छा। अगर आजकल के आप ज़माने में देखें तो ये है कि एक तो मुखालफत बहुत है, और अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते भी हैं तो अगर मैं बिलफ़र्ज़ कहूँ कि यहाँ पर बिलफ़र्ज़ महाल जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों को बहुत कम पैसे मिलते हैं उनके लिए जो सरकारी इमदाद है वो बेहतर की जाए, तो कोई मेरी बात ये नहीं सुनेगा कि मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। वो कहेंगे अच्छा तुम मुसलमानों के लिए करना चाहते हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरी अप्रोच में किसी मज़हब या किसी और चीज़ का रंग नहीं है। गुर्बत का अगर आपने ख़ात्मा करना है तो आपको बिला लिहाज कौमियत और मज़हब और एथनिसिटी जो है उन पर देखना पड़ेगा कि जो बच्चे जो हैं गुर्बत में पैदा होते हैं यहाँ पर, आप लोगों को सुनकर एक अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि डेनमार्क में गुर्बत है। हर एक चीज़ रिलेटिव होती है। डेनमार्क में गुर्बत ऐसे है कि बच्चे जो है वो किसी की सालगिरह में नहीं जा सकते, कि माँ बाप उनको एक छोटा सा तोहफा लेकर नहीं दे सकते, छुट्टियों पर नहीं जा सकते। वो बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों के जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, उनके जैसे उनके जो है जो लेजर टाइम के मशागल हैं वो उनमें शामिल नहीं हो सकते। फ़ुटबॉल खेलने की आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं अगर कोशिश करूँ तो अमूमन मुझे शक व शुबा की निगाह से देखा जाता है कि तुम सिर्फ मुसलमान के लिए करना चाहते हो। लेकिन मेरा काम है कि मैं इस मुआशरे को मज़ीद बेहतर बनाऊं, और अगर मेरे कोई भी काम हो तो कहते हैं जब बारिश पड़ती है तो उसका मींह का पानी जो है वो सब पर पड़ता है, गुनाहगार पर भी और बेगुनाहगार पर भी। ठीक है। अच्छा अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हम करंट सूरत हाल जो बनी हुई है, नवंबर 2020 में अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो आपने बताई इसके पीछे क्या व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या ये यहाँ की डेनमार्क की हुकूमत की अंदरूनी पॉलिसियों का नतीजा है, या बैरूनी पॉलिसियों की वजह से यूरोप की या पूरी दुनिया की या जहाँ जहाँ से ये क्या वजूहत हैं कि इस तरह की सूरत हाल क्यों बन चुकी है? दरअसल अगर आप देखें तो एक किस्म का कॉकटेल है। ये सारी जो बुनियाद जो है इसकी जो है वो यही थी कि कुछ लोगों का एजेंडा था कि मुसलमानों को प्रोवोक किया जाए।
यहाँ पर एक अजीब सा अंदाज़ फ़िक्र है कि आप अपने इजहार राय करते हुए उसमें कोई आप पर पाबंदी नहीं है और उसके अलावा आप पर कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती। हालांकि डेनिश, अगर आप डेनिश प्रोवर्ब्स में जाएं तो डेनिश ज़रबुल मिसाल ये है कि फ्रीडम जो हो वो अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप जो बात करते हैं उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे जी। तो ये सबसे पहले जो शुरू हुआ, इन्होंने जो मज़हब के खाके पता नहीं किस एजेंडे के तहत बनाए, वो तो एक समझें कि एक चिंगारी जो है या शोला जो था वो एक चिंगारी मतलब बीच में डाल दी गई खुश लकड़ियों में, जिससे जो है शोले बुलंद हुए। उसके बाद जो है जैसे हमारी बदकिस्मती या हमारी बहुत बड़ी एक मतलब बैड लक ये है कि अल-कायदा और आइसिल, ये जो ईसिल वगैरह वाले हैं, इस्लामिक स्टेट जो ISIL वाले, इन्होंने जो लोग हमें नहीं पसंद करते थे उनको इन्होंने मतलब समझें कि फ्री कार्ड दे दिया कि देखें हम आपको सबूत देते हैं, अब आप जाकर बताएं लोगों को कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। डेनमार्क में अगर आप डेनमार्क की पॉपुलेशन देखें, डेनमार्क में मैं 50 सालों से रह रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं डेनिश मेंटालिटी को एक डेनिश के बराबर समझता हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि मैं आउटसाइडर था तो मैंने आकर बाहर से देखा। डेनिश लोग जो हैं, कुछ लोग बहुत क्यूरियस हैं, कुछ लोग बड़े न्यूट्रल किस्म के हैं, कुछ लोग हैं वो इस्लाम को पसंद नहीं करते। और अव्वल तो पहले जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलानी थी उन्होंने इस एजेंडे को लेकर काम शुरू किया, लेकिन वो जो कहते हैं ना, कोई झूठ भी अगर बारहा रिपीटेडली लोगों के सामने पेश किया जाए तो सच बन जाता है। मीडिया की उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया। हाँ जी, मीडिया की उसको मतलब बैकअप किया मीडिया ने। फिर जो लोग जो थे, जरा छोटा सा वाक़या होता था, अगर बिलफर्ज़ महाल अब कोई अगर बच्ची किसी एक्सीडेंट में मर गई है और जो उसको चलाने वाला गाड़ी वाला है वो मुसलमान है, तो उसको ये नहीं देखा जाएगा कि ये ट्रैफिक का हादसा है, कहेंगे मुसलमान ने बच्ची को कत्ल कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें डेनमार्क में मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुपिंग है। अच्छा, अब हमारे जैसे लोगों का काम ये होना चाहिए था, जो हम आम मुसलमान हैं, हमें ये चाहिए था कि हम जो इस आइसिल वाले कर रहे हैं, अल-कायदा वाले कर रहे हैं, हम उसके ऑपोजिट चीज़ लोगों के सामने पेश करें। अपने किरदार, अपनी गुफ्तार, अपने अतवार हम इस तरीके से रखें कि लोग मजबूर हो जाएं कि भाई पूछें कि आप इतने क्या उसका ऑनेस्ट क्यों हैं, या आप इतने अच्छे इंसान क्यों हैं। तो फिर आप उसको बड़े फ़ख्र से बताएं कि मैंने अपने मज़हब से सीखा है, या हम जो है अस्वाए हसना है हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमने उनसे ये कुछ सीखा है। तो लोग जो है ना, फिर उनके पास एक प्रैक्टिकल एक चीज़ होगी जिसको प्रूफ होगा कि नहीं भाई मुसलमान तो हैं, अमन पसंद हैं, ईमानदार हैं, किसी की कोई चीज़ जो है ना गाज़बाना तौर पर जो है वो नहीं ले लेते, मुसलमान जो है अपने कौल के पक्के हैं, मुसलमान कारोबार में जो है घपला नहीं करते। ये हमने नहीं किया। ठीक है। कुछ ये मैं नहीं कहूँगा कि सब, कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने और भी लोगों को तक़वियत बख्शी कि भाई देखें, यहाँ पर कुछ गैंग्स बनी। उन गैंग्स में आपको पता है कि जब तक गैंग्स वाइट लोगों पर मुश्तमिल रही तो वो यही कहा गया कि भाई ये फ़िलानी गैंग है, लेकिन उसको किसी और चीज़ के साथ नहीं जोड़ा गया। लेकिन जब भी गैंग्स जो बनी हैं जो कि मुसलमान या मतलब क्या नाम है पाकिस्तानी या कोई और बैकग्राउंड रखते थे, तो उसको फौरी तौर पर जो है मज़हब के लिबादे में ओढ़ दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक मतलब समझें कि कॉकटेल है बहुत सारी चीज़ों का। अगर आप मुझसे पूछें कि अब क्या है, तो कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना फ़ातिह आलम है। हमने इन तमाम बातों का जवाब बड़े हौसले से देना है, लड़ झगड़ कर नहीं देना है, प्यार से देना है और दलाइल के साथ देना है। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि खुदावंद करीम ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अता की हुई है औलाद की सूरत में। हम अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करें और उनके अंदर ऐसा हम इस्लाम का एक समझें कि पुख्ता अकीदा उनके अंदर पैदा कर दें कि उनके किरदार को लेकर जो है ना, जो मुसलमान को देखें तो लोग कहें भाई सुभान अल्लाह। ये तो अब देखें, लोगों के किरदार ही की वजह से मैं आज की ख़बर में देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लाटिनो लोग जो हैं वो
बड़ी तेज़ी से जो है ना इस्लाम कबूल कर रहे तो हैं। कर रहे हैं वो बिल्कुल। किस वजह से कर रहे हैं? उन्होंने मतलब किसी एक अच्छे इंसान को देखा है और उसको उसके किरदार, उसके अतवार, उसके जो है मतलब गुफ्तार को देखकर उन्होंने कहा कि यार ये शख्स अगर इस्लाम को फॉलो करता है तो मैं भी देखूं इसमें क्या है। आज एक खातून वही थी जो कन्वर्ट हुई हैं, उन्होंने ये बताया कि मैं मतलब बाकायदा बड़ी प्रोफाउंड किस्म की कैथोलिक क्रिश्चियन थी और मैं बड़ी मतलब जो है रूहानियत में जाकर इस क्रिश्चियनिटी को मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उसके अंदर जो मुझे डेप्थ चाहिए थी, जो गहराई चाहिए थी, मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने इस्लाम को खोलना शुरू किया, इस्लाम को टटोलना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये डेप्थ जो है, ये गहराई जो है, ये रूहानियत जो है, ये इस्लाम में है। तो देखें अगर ये ना होता, मैं तो पैदाशी तौर पर मुसलमान हूँ, ठीक है ना, ये तो दूसरी बात है कि पहले मैं नाम का मुसलमान था। जब मैं यहाँ पर आया तो जब मेरी कन्फ्रंटेशन हुई लोगों के साथ तो फिर मुझे सोचना पड़ा कि मैं मुसलमान क्यों हूँ। आज मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस मुसलमान हूँ। मैं इस वजह से नहीं मुसलमान हूँ कि मैं आगा अली के घर में पैदा हुआ था और उसके बाद मैं आगा अब्बास रज़वी मेरा नाम है तो मैं उसके एज सच मैं मुसलमान हूँ। मैं इस्लाम के साथ इस्लाम को बाकायदा मैंने जांच परख कर अपने दिल और अपने रूह के अंदर उसको समाया। तो इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उन पर चलते तो आज हम पर नौबत ना आती है ऐसी। ठीक है। अच्छा अब्बास साहब, जैसा आपने फरमाया कि अभी हमें ज़रूरत है कि यहाँ हमारी जो नस्ल दूसरी या तीसरी परवान चढ़ रही है, उसको हमने उसकी तरबियत हमने कैसे करनी है। आप अपने तजर्बात से सियासी हवाले से भी, समाजी हवाले से भी क्या हमारे देखने और सुनने वालों को बताएंगे कि वो अपनी औलाद की तरबियत किस तरीके से करें और इस माशरे में इंटीग्रेशन ज़रूर हो, लेकिन अपने इस्लामी इक़दार के हवाले से भी अपने आप को मद्देनज़र रखें। देखें, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले जो है आप अपना काबा और अपना जो किबला रुख जो है ना, किबला सिमत, उसको दुरुस्त करें। इसका मतलब है बचपन या एक इंसान की जो ज़िंदगी का सफ़र जो है उसका आगाज़ जो होता है वो घर से होता है। आगोश मादर जो है, माँ की जो गोद होती है, वो सबसे बड़ी दरसगाह होती है। तो पहले तो घर का माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे को वहाँ पर हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। बच्चे पर नाजायज़ पाबंदियाँ ना लगाएं। बच्चे को ऐसी आज़ादी दें कि वो आज़ादी के ज़ुमरे में आती हो और उसको मतलब हर एक जगह से डराएं ना, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, लेकिन उसकी शख्सियत को आप जो है ना मतलब मज़ीद ठोस बनाएं। मैं बताता हूँ एक कौम के बारे में, वो कहते हैं कि जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 9-10 साल बच्चे के साथ ऐसे जुड़ कर रहते हैं कि जैसे बच्चा जो है उनके लिए सबसे अजीम तर चीज़ है। और वो बच्चे को जो है ना मतलब बाकायदा उसकी जहनी और उसकी जो है रूहानी तरबियत करते हैं। तो हमारे पास तो ये टूल्स भी मौजूद हैं। हम अपने घर के माहौल को ऐसा रखें कि हमारे घर के माहौल में बच्चे आज़ादी महसूस करें। जायज़ आज़ादी देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाजायज़। और बच्चों को बजाय इसके कि आप उनके ऊपर जो है एक सर्वेलेंस लगा कर रखें, आप बच्चों के किरदार को इतना मजबूत कर दें कि वो जहाँ पर देखें काम गलत हो रहा है वहाँ से उठ कर आ जाएं। बिलफर्ज़ मार, मैं भी आपको बताता हूँ, मेरा बच्चा मुझे कहता है कि आज फ़लानी जगह पार्टी है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। ओ नाना बैठ जा भाई, वहाँ पर लड़कियाँ भी होंगी, शराबखोरी भी होगी, ये भी होगा, वो होगा। बच्चा जवान है, इस माहौल में पैदा हुआ है। आप देख रहे हैं घर की खिड़कियाँ भी काफ़ी नीची हैं। मैं सोता हूँ वो खिड़की से बाहर कूद कर निकल जाता है और उसके बाद वो जो मर्ज़ी करता रहे। अब मैंने उसकी जो तरबियत करनी है, इस माहौल में वो रहते हैं, मैंने उसको ये बताना है कि बेटा अगर तुम कहीं गए भी हो तो तुम अपने किरदार के वहाँ पर फिर भी तुम खुद जिम्मेदार हो। जब तुम देखो कि मैंने अपने बच्चों को बताया कि मैं बहुत सारी पार्टीज़ में गया हूँ, बहुत कुछ हुआ, जैसे ही वहाँ पर कोई ऐसी हरकत हुई जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी अखलाकियात से बाहर थी, तो मैंने सबका शुक्रिया अदा किया और मैं वहाँ से वापस घर आ गया। तो हमें मतलब एक बात, और दूसरे बच्चों को सियासी शऊर पैदा करें। बच्चों को, यहाँ के बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं, सॉरी मादरी ज़ुबान तो उनकी नहीं डेनिश होती, लेकिन दरअसल डेनिश उनकी मादरी ज़ुबान बन ही जाती है, तो बेहतरीन उनके पास ज़ुबान होती है। हमारे जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनको कहें कि वो सियासत में भी जाएं, जो सामफुंस डिबेट जो है, मतलब जो सोसाइटी में जो मुख्तलिफ जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं उन पर बातचीत होती है, उस डिबेट में हिस्सा लें, अपने व्यूज़ पेश करें और इंटरेक्शन करें। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि बाकायदा ऐसे फोरम्स होने चाहिए जहाँ पर हम यूथ को
जो कि मतलब एथनिक बैकग्राउंड रखते हो हमारे, या हो सकता है टर्किश हो कोई हो, और डेनिश यूथ को हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करवाएं और वो एक दूसरे के साथ बाकायदा मुनाजरा तो नहीं करूँगा, डिस्कस करें ठीक है। कि अगर तुम ऐसे करते हो क्यों करते हो, या हम ऐसे करते हैं तो हमारे लिए हमारा ऐसा करना बेहतर है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि वाई, क्यों तुम समझते हो बेहतर है। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से मतलब बच्चों को उनकी परवरिश करें कि बच्चे अपने अंदर कहते हैं कि उनके अंदर जो है ना एक जामा शख्सियत उनकी बन जाए, तो फिर उसके बाद आपको उनके ऊपर पुलिस की तरह सर्वेलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं चूँकि टीचर रहा हूँ, जिन वालदैन ने अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाकर और एक ख़ास किस्म के लिबास में मलबूस करवाकर उन्होंने जब उनको स्कूल में भेजा, तो रास्ते में अपनी सहेलियों के घरों में जाकर अपनी टोटल जो उनकी शक्ल सूरत ही तब्दील करके बिल्कुल दूसरे जो है उसमें हुलिये में वो आई हैं, और मैंने उनको स्कूलों में देखा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें, इस्लाम में कोई यूनिफॉर्म या मतलब यूनिफॉर्म का जो है ना मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है। इस्लाम में कहा कि सतरपोशी करो, तो ज़रूर नहीं कि सतरपोशी शलवार से ही हो सकती है। वो अगर आप जो है मतलब अच्छी अगर पैंट पहन लें जो कि सर्दी में भी आपका तहफ़्फ़ुज़ भी आपको देती होगी और आपकी सतरपोशी भी करती होगी, तो वहाँ के माहौल के मुताबिक ठीक है। कहने का मतलब है हर काम के अंदर आप जायज़ आज़ादी दें, नाजायज़ जो है पाबंदियाँ ना लगाएं। ठीक है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल, वक्त भी हमारे साथ कम है, दिल तो बड़ा चाह रहा है कि बातें करें। एक तो ये बताएं कि एक ज़ाती हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, आपके बच्चे कितने, और वो क्या उनका ट्रेंड क्या है ज़हनी तौर पे, सियासत के हवाले से या किसी शोबे के हवाले से। और दूसरा आखिर में ये भी फिर बता दें, तो फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, कि यहाँ की कम्युनिटी है जो आपके हम असर हैं या उससे छोटे हैं आप, वो कैसा अपना रोल अदा कर रहे हैं इस सोसाइटी में, इस सामफन में। बच्चों के हवाले से आपने पूछा, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बेटी है मेरी जो कि सबसे बड़ी है, और 2 मेरे बेटे हैं। ठीक है। बेटी जो है अब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम से बहुत अर्सा पहले फ़ारुग हो चुकी है और बतौर जूरिस्ट जो है काम कर रही है यहाँ पर। और मंझला बेटा जो है मेरा, वो इस वक्त अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुँचने वाला है, उसका 2nd सेमेस्टर है। तीसरा बच्चा जो है उसने यहाँ पर जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम लेने के बाद तो वो 7th ईयर मना रहा है। अच्छा। मतलब एक कहता है मैं साल 2 साल देखूंगा कि मेरे लिए कौन सी जो है ना वॉक ऑफ लाइफ या मेरे लिए कौन सी लाइन ऑफ स्टडी बेहतर है, तो मैं उसमें चलूँगा। जहाँ तक ये बात है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मेरे बच्चे जो है उनके अंदर कोई थोड़ा सा जो है ना ये क्या इसका नाम है, सियासी शऊर भी आए। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं अभी तक जैसे मैं चाहता था, जितनी मैं उनसे तवक्को रखता था, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन सियासी शऊर उनमें ये है कि वो हर बात पर डिस्कस भी करते हैं, और जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है वो अपना जो मुतमईन नज़र जो है बड़े अच्छे तरीके से पेश करते हैं। मेरा ये ख्याल है, मुझे लगता है कि मेरा मंझला बेटा किसी वक्त हो सकता है कि सियासत में आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है ना बाकी बच्चों में मैं ये रुझानात नहीं देख रहा। लेकिन वो अपनी इक़दार, हमारी जो है वैल्यूज़, उनको डिफेंड करते हैं। और ये नहीं कि खाली उनको डिफेंड करने के लिए फॉर द डिफेंस सेक, नहीं, उनको वो जब जस्टिफाई कर समझते हैं तो वो करते हैं। मतलब एक किस्म की उनके अंदर जो है कन्विक्शन है। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो जनरेशन के लोग हैं उनमें देखें, जो मुझसे पहले आए या मेरे साथ आए जो या मेरे हम उम्र हैं, वो तो इस वक्त पेंशनर हैं। ठीक है। तो उनमें से ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त गुजारें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे की अपनी एक अप्रोच है, अपना एक तरीका है, ज़रूर जाएं पाकिस्तान, लेकिन उनको चाहिए कि उनके वजूद यहाँ पर भी इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वो अपना जो उनके पास तजर्बात हैं ज़िंदगी के, जो उनके पास जो है नॉलेज है, वो शेयर करें, यहाँ पर भी नौजवानों की जो है वो रहनुमाई करें, तो मेरा ख्याल में वो कम अज़ कम अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सकेंगे। ठीक है जी अब्बास साहब, ये हमारा आज का एक सेगमेंट था, एक प्रोग्राम था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया, और ये एक यादगार है मेरे लिए। 1 नवंबर 2020 को ये हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब्बास साहब, आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमारे देखने और सुनने वालों के लिए बशमूल ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से अगर कहें, तो वो अगर आप कन्वे करना चाहें। जी, मैं कहते हैं कि आखिरी जो बात होनी इंसान करे, उसमें
शीरीनी होनी चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए। तो पता नहीं मेरी ये बात कड़वी लगे किसी को तो माज़रत चाहता हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही पैगाम है कि गुफ्तार के गाज़ी हम बहुत अरसे से हैं, खुदा के लिए किरदार के गाज़ी बन जाएँ। हम जो अभी रिसेंटली हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मनाया है, उन पर बड़े प्रोग्राम हुए, वेबिनार हुआ जिसमें मैं भी शामिल था। जी। मैं चाहता हूँ कि हम उनकी ज़ात और उनके किरदार और उनकी जो मतलब उन्होंने ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की हैं, हम उसका एक टुकड़ा ही अपने लिए अगर जो है मखसूस कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को रास्को बना लें, सच्ची बात कहने की अपने में जुर्रत पैदा करें। हम जो है मुंह पर तारीफ़ करने के बजाय पॉजिटिव तनकीद करें ताकि हम लोगों की अपनी भी इस्लाह कर सकें, ख़ुद भी इस बात के लिए तैयार रहें कि लोग आपकी जो ऐब हैं उनको एक अच्छे तरीके से, या आपकी कमज़ोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करें, बजाय इसके कहें वाह जी वाह अब्बास साहब आपका तो जवाब ही नहीं। तो मैं पूछूंगा सवाल ही नहीं तो जवाब क्या होगा। बहरहाल कहने का मतलब है कि हमने इस्लाम को इनहेल करना है, अपने अंदर अपनी रूह में लेकर जाना है, और इस्लाम की जो तालीमात हैं उनका हमने एक प्रैक्टिकल नमूना बनना है। अगर वो हम बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। थैंक यू सो मच अब्बास रज़ी साहब, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें भी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने और सुनने वालों को ये अच्छी भी लगेंगी और इससे कुछ ना कुछ हासिल भी होगा। ZDK वॉइस ऑफ पीस के साथ ज़फ़र शेख आपकी खिदमत में हाज़िर था, नए प्रोग्राम के साथ और नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। पाकिस्तान तो देखें।